तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। दो तीन आज की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। एक तो अब से थोड़ी ही देर पहले की परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और अपने दीगर साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे शामिल हो गए हैं। और जो एक पॉलिटिकल डील हुई है बिटवीन इमरान खान एंड परवेज़ इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी सदर बना दिया गया है। अब परवेज़ इलाही की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से फ़र्क क्या पड़ेगा, परवेज़ इलाही को क्या फ़र्क पड़ेगा, इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो एक इलेक्टोरल इत्तेहाद ये बन चुका है साबिका मुस्लिम लीग काफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या ये पंजाब में नून लीग को टफ टाइम दे सकता है? गिवन दैट कि प्रेसिडेंट ने अपने तौर पे पंजाब में इलेक्शन की डेट दे दी है, उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला कोई नहीं किया कि क्या करना है। प्रेसिडेंट की जो डेट है वो आईनी है, कानूनी है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, क्योंकि 9 अप्रैल की डेट तो आ चुकी है, 9 अप्रैल कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब तक इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कोई फैसला नहीं ले लेता, प्रेसिडेंट का ये डेट देना कहाँ पे स्टैंड करता है। बट कमिंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट कि परवेज़ इलाही की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत क्या पंजाब में नून लीग को इंतखाबात में टफ टाइम दे सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जहाँ पे पहले ही बहुत स्टालवर्ट्स मौजूद हैं, हैवी वेट पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, ख़ासतौर पे पंजाब में शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। तो अब परवेज़ इलाही शाह महमूद कुरैशी से ओहदे में ऊपर होंगे या उनसे नीचे होंगे? सेकंड टियर पे कौन होगा इमरान खान के बाद? क्योंकि पहले तो इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी ही हुआ करते थे। और ये इम्पैक्ट कितना करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, जो कि इख्तलाफात से भरपूर है, क्या एक नया इख्तलाफात का दरवाज़ा खुल सकता है? इस पे बात करेंगे। और आज की एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट, चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा। जो इस्तीफ़ा दिया है आफ्ताब सुल्तान ने, उनकी शोहरत, उनकी खासियत एक दयानतदार, एक फ़र्ज शनास, एक ईमानदार अपराइट ऑफिसर की है जो किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करता। लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने यह कह के इस्तीफा दिया है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था, उन्हें कुछ ऐसे काम करने को कहा जा रहा था कि फलां के भाई को छोड़ दो, फलां के भाई को पकड़ लो, फलां पे केस डाल दो, फलां का केस ख़त्म कर दो। उन्होंने कहा अपना इस्तीफा देने में कि वो ना तो ज़बरदस्ती केसेस बना सकते हैं, ना ही ज़बरदस्ती केसेस ख़त्म कर सकते हैं। अब ये नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM हुकूमत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो भी नैब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है PDM की हुकूमत के लिए। कौन दबाव डाल रहा था चेयरमैन नैब पे, मौजूदा चेयरमैन नैब पे? साबिका चेयरमैन नैब के हवाले से तो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि जी एस्टैब्लिशमेंट, साबिका एस्टैब्लिशमेंट, जनरल बाजवा उनसे काम करवा रहे थे। तो अब मौजूदा चेयरमैन नैब पे कौन दबाव डाल रहा था? हुकूमत दबाव डाल रही थी, क्यों डाल रही थी? और आज ही चेयरमैन नैब का जो इस्तीफ़ा आया है, उसके बाद धड़ाधड़ इमरान खान को नैब ने तलब कर लिया, बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया हैं, उनको नैब ने तलब कर लिया, परवेज़ खटक को, फवाद चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी को नोटिस चले गए नैब के हवाले से। तो ये जब आप पीसेस जोड़ते हैं तो आपको कोई इतनी ज़्यादा अच्छी पिक्चर नज़र नहीं आती जब आप गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं। गिवन दैट कि यही नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे जो अपोजिशन में रहते हुए नैब न्याजी गठजोड़ का एक स्लोगन दिया करते थे। तो अब हुकूमत में आके नून लीग पीपल्स पार्टी भी अगर वही काम कर रही है तो फ़र्क कहाँ पर मौजूद है, और नैब को सियासी मकासद के लिए कब तक इस्तेमाल किया जाता रहेगा? ये वो सवालात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, मुस्लिम लीग नून हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगी। मरकजी बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, मरकजी रहनुमा हैं। अतहर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साहिबजादा मुज़फ़्फ़र अली साहब साबिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं नैब के, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और शाह खावर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के रह चुके हैं और साबिक जज रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के। साहिबजादा मुज़फ़्फ़र अली साहब, पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा
किस तरह से आप देखते हैं, कौन दबाव डाल सकता है आफ्ताब सुल्तान पे? क्या ये दबाव गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था, और ये कब तक नैब को इस तरह के मकासद के लिए, दबाव के मकासद के लिए अपने मर्जी के केसेस बनवाना, अपने मर्जी के केसेस ख़त्म करवाना, कब तक इसको इस्तेमाल किया जाता रहेगा? साहिबजादा मुजफ्फर अली साहब। शुक्रिया गर्दीदा। आपने खुद भी देखा होगा कि जो बात सामने आई है उनके इस्तीफे की, जो रीजन है वो ये सामने आई है कि उन पे बड़ा दबाव था, इंटरफेरेंस थी इंस्टीट्यूशंस की। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि कहाँ पे से मुझे दबाव मिल रहा था, लेकिन उन्होंने ये जरूर वाज़ेह तौर पे लिखा कि मुझे इंटरफेरेंस थी और मेरे इस माहौल में काम करना जो है मेरे लिए दुश्वार हो रहा था, और ये मैं इस वजह से आई हैव टेकन अ डिसीजन फॉर रेजिग्नेशन। तो ये तो बात सामने पब्लिकली उन्होंने बताई है। लेकिन अब देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा ही मसलों का हल है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सब कुछ मूवमेंट हो। अब इन चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आई कैन सी एक नैब इज एन इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, और ये इतना अच्छा इदारा है, और इसमें जितनी आप दबाव होगा, कोई असरअंदाज शख्सियत उसको असरअंदाज कर सकेंगी, किसी का भी कोई रिश्तेदार हो, कुछ हो, तो मेरा ख्याल है इसकी जो वर्किंग है वो बहुत मुतासिर होती है। अब देखें, एक चेयरमैन आया, इन्होंने जो अपने टेन्योर में एक बड़ा अच्छा काम किया कि इससे पहले अरेस्ट की पावर्स जो रीजनल डायरेक्टर जनरल्स होते थे, जिस तरह डीजी लाहौर है या डीजी कराची, उनके पास इख्तियार मौजूद था। इन्होंने सबसे पहले वो इख्तियार वापस लिया, उन्होंने कहा कोई भी बंदा अरेस्ट होगा मेरी परमिशन के बगैर नहीं होगा। ठीक। और उसके अलावा भी देखें, जो इन्वेस्टिगेशन जितनी भी थी, जो मटेरियल एविडेंस जहां कलेक्ट होती थी, जो मुझे इनसाइड से पता लगा कि वही केसेस को ये प्रोसिक्यूट करना जा रहे थे, उसको इन्वेस्टिगेट करते थे जहां पे मटेरियल सॉलिड एविडेंस हो। तो ये एक अच्छा शुक्र था कि जो एक अक्रॉस द बोर्ड हमें नजर आती थी कि जी कुछ लोग ये कहते थे, क्रिटिक करते थे कि जी कि ये शायद ये जो कॉम्पिटी है, ये टूल है और इसको यूज किया जाता है बाय एवरी गवर्नमेंट इज इन पावर। तो ये एक अच्छे इकदाम थे जो इनकी तरफ से किए जा रहे थे। अब आप देखें कि जब चेयरमैन नैब का जो ऑफिस है वो खाली हो गया, डिप्टी चेयरमैन को पावर्स दी गई, ऑल्दो वो एक्सरसाइज कर सकते फॉर इंटरिम पीरियड, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है चेयरमैन नैब का, वो गर्विदा इतना लंबा है कि अगर आप सेक्शन 6 में इन्होंने अमेंडमेंट करके ये कहा कि जी ये तो 60 डेज पहले ये एक्सरसाइज होगी जिसका टेन्योर खत्म हो रहा हो। तो अगर आप देखा जाए, जो चेयरमैन नैब जो है 60 डेज पहले अगर इसका टेन्योर खत्म हो, अपोजिशन लीडर्स नाम दें ना हो, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो ये जो डिपार्टमेंट है नैब ये रन करता है ओनली बाय द चेयरमैन। हर काम चेयरमैन की से होता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि, और जो एक मैंने बड़ी बात इसमें शायद आपके तवज्जुह से मुझे इसी को हो भी कि मैंने ये देखा है कि जो रेजिग्नेशन है that was what I have been told it has been approved by the Prime Minister। लेकिन जो अमेंडमेंट है वो ये है कि रेजिग्नेशन लेटर जो है वो एड्रेस किया जाएगा टू द फेडरल गवर्नमेंट, और जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये शाह खाबर साहब भी मौजूद हैं, ही नोस के मुस्तफा इपेक्स जजमेंट जो आई थी उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन कर दिया गया था कैबिनेट, यानी कि जो इस्तीफा है इनका वो कैबिनेट। अभी की अपडेट ये है, शायद आपकी नजर से ना गुजरी हो, कि फेडरल गवर्नमेंट ने ही उसको, यानी कि फेडरल कैबिनेट ने ही उसको अप्रूव कर दिया है, इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया है। बहुत शुक्रिया साहिबजादा मुजफ्फर अली साहब। हिना परवेज बट साहिबा, आपकी हुकूमत है नून लीग की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पीडीएम की, जब आप लोग अपोजिशन में थे तो आपको यही एतराज होता था, आप लोगों ने एक बड़ा मशहूर जमाना नैब न्याजी गठजोड़ का स्लोगन दिया था। अब आपकी हुकूमत में चेयरमैन नैब इस्तीफा दे रहे हैं दबाव के तहत काम ना करने की वजह से, ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है आपकी गवर्नमेंट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा, मैं आपको ये क्लियरली बताऊं कि गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है चेयरमैन नैब साहब से, और मुझे जहां तक पता है नैब चेयरमैन का भी कोई गवर्नमेंट या हुकूमत के साथ कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये शायद उनने कोई पर्सनल रीजंस की वजह से या और कोई रीज़न की वजह से इस्तीफ़ा दिया होएगा, लेकिन आपने देखा कि नैब अमेंडमेंट के बाद वैसे भी जो चेंज हुई उसके बाद आप सियासी मुखालफिन को पोलिटिकली विक्टिमाइज नहीं कर सकते। आपने अगर हमारे टेन्योर में अभी इस हुकूमत का टेन्योर को कंपेयर आप कर रही हैं पिछले 3.5 ईयर्स, आफ्ताब सुल्तान का शिकवा ही यही है कि कवानीन के तहत तो काम करने की बात ही नहीं की जा रही ना, गैर कानूनी काम के लिए दबाव डाला जा रहा था। आप कह रही हैं कि हुकूमत की तरफ से नहीं था, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था तो किसकी तरफ से दबाव था? गरीदा, मैं आपको फिर से बहुत क्लियरली बता दूं, देखें अगर 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत में आपने देखा कि इन्होंने नैब को कैसे
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। अब तो नैब का अमेंडमेंट लॉ ऑलरेडी आ गया, उसके बाद तो आप सियासी मुखालफिन को पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर भी नहीं सकते। तो मैं आपको ये क्लियरली बताती चलूँ कि हुकूमत का उनके साथ कोई इशू नहीं था, ना उनका कोई हुकूमत के साथ इशू है। कोई पर्सनल रीजंस की वजह से ज़रूर उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, या जो आपको पता है कि नैब अमेंडमेंट बिल पे जो केस चल रहा है उसका कोई रीज़न होएगा। लेकिन अमेंडमेंट यानी कि ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही हैं, ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही हैं, लेकिन जो गुफ्तगू की है आफ्ताब सुल्तान साहब ने चंद मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें वो यही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझ पर दबाव था, मुझे कहा जा रहा था फलां के खिलाफ केस बंद कर दो, फलां के खिलाफ केस बना दो, तो मैं इस तरह के काम गैर कानूनी नहीं कर सकता। ये उनका अपना स्टेटमेंट है। देखिए, पहली मैं आपको बताऊं कि गरीदा मैं बात यही कर रही हूं कि आफ्टर द नैब अमेंडमेंट बिल, NAB cannot be used as a tool for political victimization. So आफ्ताब सुल्तान साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पीटीआई के दौर में ज़रूर इन्होंने चेयरमैन नैब को आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया, तब इन्होंने हमारे जो सियासी अपने मुखालफिन को इन्होंने नवे दिन जो है वो कस्टडी में भी रखा, सिर्फ एक मीडिया ट्रायल किया, सिर्फ उन्होंने ये किया कि हमारे पे इल्ज़ाम की वजह से इन लोगों ने हमें सियासी विक्टिमाइज किया। लेकिन अब ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो मैं आप कह रही हैं गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना गवर्नमेंट का प्रॉब्लम था आफ्ताब सुल्तान से। आफ्ताब कह रहे हैं कि उन पे दबाव था, अगर गवर्नमेंट का नहीं था तो फिर किसका था? यावर अब्बास बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजम। मैं हिना से एग्री करता हूँ इस हद तक कि कोई पर्सनल रीज़न होगा। पर्सनल रीज़न उनका किरदार, उनकी इंटेग्रिटी थी ना। आप हिना ने शायद उनकी आखिरी तकरीर नहीं सुनी है। अगर वो हिना आखिरी तकरीर सुन लेना तो हिना को समझ आ जाएगी कि मसला ही सारा हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि एक प्लॉट वाले बंदे के खिलाफ कह रहे थे कि केस करो, और जिन्होंने मनी लॉन्डर करके 10-10 अरब रुपया मुल्क से बाहर रखा हुआ है उनके बारे में कोई पूछ गूछ ही नहीं थी। ये कहा है आफ्ताब सुल्तान ने। अभी 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है? आप रिसेंटली हमारे सामने है, वो इंपोर्टेड वजीर आजम साहब और उनके साहबजादे साहब हैं। अभी देखिए, चेयरमैन नैब ये बात कह रहा है और मेरी कुलीग कह रही है कि भाई उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बड़े वसूख तरीके से कह रही हूँ, तो वो ये बात तो गलत हो गई। इसका मतलब ये है कि वो प्रेशराइज कर रहे थे, और मैं आफ्ताब सुल्तान को सल्यूट करता हूँ यहाँ पे। ये नहीं कि मैं पीटीआई का हूँ, मैं इसलिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और एक बंदा इंटेग्रिटी वाला जिसका किरदार इतना मजबूत है, वो हुकूमत के प्रेशर में आने के बजाय रिजाइन करने को उसने वो फोकियत दी। जस्टिस जावेद इकबाल को भी सैल्यूट करते हैं आप। जिसने रिजाइन किया हुकूमत के प्रेशर में ना आने के लिए, सल्यूट टू देम। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, आपके दौर में मैं कहता हूं उस टाइम पे भी उनको अगर हुकूमत प्रेशर कर रही थी, चाहे एस्टेब्लिशमेंट, जैसे खान साहब कहते हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए था। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये भी है कि शायद जो वीडियोस कुछ थी जस्टिस जावेद इकबाल साहब की मुबैना तौर पे, उनकी वजह से गवर्नमेंट उनको ब्लैकमेल कर रही थी, या वो नहीं कुछ देखें, गवर्नमेंट कर रही थी, एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, हम लोग बहस कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट खामोश है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि आफ्ताब सुल्तान ने आज जो कदम उठाया, ये एक वो रोशन कदम है। अगर हमारे हर वो इंस्टीट्यूशन के लोग इस तरीके से चलना शुरू हो गए इस मुल्क के अंदर, लेकिन आपका वो पेशावर में एक एहतसाब कमीशन भी था ना, आपका पेशावर में एक एहतसाब कमीशन था, कौन सरबराह थे उनके? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है वो कि कौन था। लेकिन देखिए, जहां जहां पे गलत कदम उठाए गए हैं ना, चाहे किसी को बचाने के लिए या किसी को जानबूझ के बीच में ठोकने के लिए, वो गलत है। मैं याद करवा दूं, मुझे बता। जनरल हामिद साहब वहां पे सरबराह थे आपके एहतसाब कमीशन के, उन्होंने एग्जैक्टली इसी बुनियाद पे इस्तीफा दिया था कि वहां पे मैनूवर किया जा रहा था कि आपकी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मर्जी के केसेस सियासी मुखालिफिन पे बनवाना चाह रही थी। उन्होंने बहुत अच्छा किया। हामिद का हशर क्या किया था? नहीं, देखें किस किस्म के बयान जो कुछ कोई ऐसे इंटेग्रिटी वाले बंदे के खिलाफ, चाहे पीटीआई करती है, चाहे नून करती है, चाहे पीपल्स पार्टी करती है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट करती है, चाहे ब्यूरोक्रेसी करती है, आई थिंक टोटली गलत करती है। आपकी बात मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप हमेशा बैलेंस्ड बात करते हैं। मैं ये देखिए एक आफ्ताब सुल्तान को हम सल्यूट करें, आज वो हमारा हीरो है। हर खबर से बड़ी ये खबर है कि हुकूमत के खिलाफ प्रेशर लिया। अच्छा चलिए, आफ्ताब सुल्तान तो सेपरेट है, मैं आगे चल के आपसे सवाल करूंगी। वैसे सवाल मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, मैंने पहले भी एक सवाल प्रोग्राम के शुरू होने से पहले आपके लिए छोड़ दिया था, जो आपने तैयारी कर ली होगी। बाद में
बताऊंगी कि वो सवाल क्या था, बट अभी परवेज इलाही को भी सैल्यूट करेंगे अब आप? मैं परवेज इलाही को सलूट इसलिए करूंगा कि उन्होंने हक का साथ दे रहे हैं बहुत क्लियरली। देखिए आप जिस तरह हंस रहे हैं ना साथ में, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपकी हंसी से हंस रहा हूं, मुझे बड़ा नहीं, अच्छा मैं लग रहा आपकी है, हंसी में क्योंकि हंसी मेरी हूं। ख्वाहिश थी मैं बोनस को मैंने बड़े अर्से पहले कहा था प्लीज जम हो जाए, ये उनका भी फायदा है हमारा भी फायदा है। अच्छा, जरा वो टफ वाला सवाल आपसे बाद में करती हूँ। अतर काज़मी साहब, ये जो चेयरमैन नैब का इस्तीफा है, क्या हुकूमत की तरफ से दबाव था? गवर्नमेंट कह रही है, हिना साहिबा ने कह दिया कि जी हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं था, फिर कहाँ से दबाव आ रहा था? देखिए, आप टू बी ऑनेस्ट ये तो चेयरमैन नैब भी खुल के बता सकते हैं, बाकी तो उन्होंने कह तो दिया कि मेरे ऊपर दबाव था, मुख्तलिफ मुकदमात बनाने की बात हो रही थी। अब दबाव किसकी तरफ से था? जो ही चेयरमैन नैब का इस्तीफा मंजूर हुआ है, उसका पहला नतीजा भी आ गया। नतीजा जनाब आ गया कि बुशरा बीबी से लेके खान साहब से लेके तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए। तो लगता है इस तरह है कि नैब को दोबारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाएगा। देखिए, मैं ये पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई से बड़ा इशू है। जो नैब है, ये नैब वो चीज है जो 90 की दहाई से हमें बेची जा रही है। कभी ये एहतसाब कमीशन होता है, कभी जनरल साहब के, मुशर्रफ साहब के दौर में भी, लेकिन हमेशा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान में रियल मानों में कभी एहतसाब हुआ ही नहीं। पिछले दौर में भी, खान साहब के दौर में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया जाता था, 90 दिन वो अंदर रहते थे, बाद में कुछ साबित नहीं होता था। तो वो इदारा जिसने आज तक, जिसकी अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है, उसको अभी तक रखा हुआ भी है, फिर उसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमें इस इदारे की जरूरत है भी या नहीं है। जब आप होते हैं ऑपोजिशन में, आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस फरमाया था कि इस इदारे को हम खत्म कर देंगे, और अब जो है हुकूमत में आके उसके नैब के कानून में तब्दीली वगैरह तो की गई, लेकिन कोई भरपूर एक्शन उस तरह नहीं लिया गया कि कोई इस इदारे को खत्म किया जाए। अब वैसे भी आपने जो कानून तब्दील कर दिए कि 50 करोड़ तक की करप्शन के ऊपर तो नैब कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर मेरे ख्याल में अब सिर्फ और सिर्फ नैब का जो मकसद है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। आप समझते हैं अतर साहब के नैब को बंद कर देना चाहिए, या इसकी जगह कोई और इदारा आ जाना चाहिए, या नैब में इस्लाहात? देखिए, जो इसकी कारकर्दगी है, आप 90 की दिहाई से अभी तक देख लें कि जिस मोजिज शख्सियत पे इल्जाम लगा, आज तक कोई कन्विक्शन लेके आया। नैब बड़े मैं केसेस की बात कर रहा हूँ, और आप पैसा देख लें इन्होंने कितना खर्च किया है। तो मेरे ख्याल में कुछ इसमें बेहतरी तो लाने की गुंजाइश है ना कहीं। बाकी सियासी इल्जामात तो आप लगा सकते हैं दोनों साइड से। फेयर पॉइंट। शाह खबर साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपकी तरफ में आऊंगी, कितना डैमिंग है, कितनी बड़ी चार्जशीट है ये आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा, ना सिर्फ गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट के ऊपर अगर तो दबाव गवर्नमेंट की तरफ से था, बावजूद इसके कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने गवर्नमेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन दबाव का जिक्र किया। दबाव कहां से हो सकता है, ये सवाल है आपसे। और कितनी बड़ी चार्जशीट है ये गवर्नमेंट के ऊपर या इदारे के अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर? जी गरीदा, मैं ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा हूँ। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपको और मुझे और बहुत सारे लोगों को कैसे गलत फहमी या खुशफहमी हो गई कि जो नैब का इदारा है जब से बना है, वो क्या वाकई इस मुल्क में एहतसाब के लिए बना है, अकाउंटेबिलिटी के लिए बना है, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में वापस लाने के लिए बना है? तो आंसर इज नो। देखिए, ये जैसे भी अतर साहब भी फरमा रहे थे कि इससे पहले एहतसाब कमीशन था, वो बना इसलिए था अपने सियासी जो मुखालिफिन है उनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए, उनको विक्टिमाइज करने के लिए। फिर इसी तरह जो जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने भी जब NAO 1999 को प्रोमलगेट किया तो उसमें पहले तो हमें बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा था कि ये बिल्कुल साफ शफाफ एहतसाब होगा, लेकिन जब एक सन 2000 में मुझे याद है कि जब मैसिव लेवल पे गिरफ्तारियां की गई पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की, तो उसके बाद जब उनके साथ जो है फिर रियायतें बरती गई, उनकी सियासी वफादारियां बदलने की सूरत में, और फिर उसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, वो तो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। तो अभी जब चेयरमैन नैब ने जो इस्तीफा दिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे इस्तीफा दिया है। जरूर उन पे दबाव होगा। उसकी वजह ये है कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या सिविलियन गवर्नमेंट, या पिछली गवर्नमेंट या उससे भी पिछली गवर्नमेंट, वो कभी भी उन्होंने नैब को यहाँ पे एहतसाब के लिए नहीं उनको जो है वो अपॉइंट किया, उनके अहदेदारान को। वो सिर्फ इसीलिए था कि वो उनकी विम्स एंड विशेस के मुताबिक किसको गिरफ्तार करें, किसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करें, किसको छोड़ दें, किसको इग्नोर कर दें। तो ये तो एक चेकर्ड हिस्ट्री नैब की है, तो हमें क्यों खुशफहमी होने लगी? मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा ही होता कि वो जो पिछले जो चेयरमैन नैब थे
मैं समझता हूं कि वो तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था, वो जो उनकी कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आई थी, और उसके बाद तो वो हॉस्टेज बन गए थे, चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्टेज थे या एस्टेब्लिशमेंट के हॉस्टेज थे। तो बात ये है कि यहाँ पे कभी भी एहतसाब नहीं होगा, न पहले हुआ है, न अब होगा, न तो अब आइंदा शाह खावर होगा। साहब अब क्या करना चाहिए, अब उसके- क्या करना चाहिए नैब के इदारे के साथ, अब क्या करना चाहिए? अतर साहब ने भी इसमें फरमाया, मैंने भी गुजारिश की कि इमरान खान के खिलाफ आज केस बुशरा बीबी के खिलाफ खुल गया, पीटीआई के बाकी लोगों के खिलाफ खुल गया, तो अब नैब का करना क्या चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो नैब के दो मेन ओहदेदार होते हैं, एक चेयरमैन नैब होता है, उसकी अपॉइंटमेंट आपको पता है कि वो लीडर ऑफ द हाउस एंड अपोजिशन लीडर के मशवरे से प्रेसिडेंट करते हैं, और उनका टेन्योर है 4 साल का, और उनको हटा नहीं सकता, उनको हटाया सिर्फ जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का एक तरीकाकार है, जो कि सुप्रीम जो आर्टिकल 209 के तहत। अब बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे वो चेयरमैन नैब आ गए हैं, तो बजाय इसके कि वो कमजोरी शो करें, वो वहां बैठ के उनकी सिक्योर्ड जो है वो टेन्योर है, उसमें वो अपने जमीर के मुताबिक किसी की डिक्टेशन ना लें, किसी के दबाव में ना आए, और जो आइन और कानून और उनका जमीर कहता है उसके मुताबिक अमल करें। यही सूरत जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल की भी यही है कि उनकी भी एक टेन्योर पोस्ट है, उनको भी नहीं हटाया जा सकता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नैब के जो लोग हैं, अगर उसमें अच्छे लोग आ गए हैं, तो उनको इस्तीफा देने की बजाय वहां पे रह के अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी और अखलाकी जिम्मेदारी। अब तो इस्तीफा दे दिया, आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफा उनका मंजूर भी हो गया, वज़ीर आज़म ने, फेडरल कैबिनेट ने मंजूर कर लिया, अब एक नए चेयरमैन नैब आएंगे, अब देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, परवेज़ इलाही की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुद कितना चैलेंजिंग होगा अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से, और नून लीग के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्या पंजाब में टफ टाइम मिल सकता है परवेज़ इलाही इमरान खान की इस इत्तेहाद की वजह से, प्लस सदर ने जो इलेक्शन की तारीख दी है, क्या उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है, कानूनी एतबार से भी इस पर सवालात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यावर अब्बास साहब, आपने ये तो कह दिया कि आप परवेज़ इलाही को सैल्यूट करते हैं, लेकिन पार्टी सदर का ओहदा दे दिया गया है अब तक की इत्तलात के मुताबिक, तो पार्टी सदर वाइस चेयरमैन से ऊपर होता है या नीचे होता है? ये वो टफ सवाल, ये मैं और आप बहस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, ये वो टफ सवाल था जो कि अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम नहीं करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए। नहीं, मैं आपको पहले भी कहता कि शाह महमूद कुरैशी टेक्निकली सीनियर वाइस चेयरमैन सीनियर होंगे। यस, वाइस चेयरमैन सीनियर हैं, जो सदर हैं वो आपकी डे टू डे अफेयर्स चलाएंगे। इट्स लाइक द सेक्रेटरी एंड द डीजी। आपका डीजी ऑपरेशनल हेड होता है, यहाँ पे ऑपरेशनल हेड अपना चौधरी परवेज़ इलाही होंगे, लेकिन पॉलिसी मेकिंग के नीचे काम करेंगे। यस ऑब्वियसली, ये तो इसी तरीके से होगा। लेकिन दूसरी बात जो अभी खूबसूरत बात हुई है कि एक हमारा आपस में गठजोड़ जो है ना, वो चीज़ें बहुत सारी पीटीआई के लिए भी आसान करेगा, इन द सेंस कि जब नेगोशिएशंस हो रही थी तो आपको याद है काफ लीग कहीं 40 सीटें मांग रही थी, 30 सीटें मांग रही थी, डू यू रिमेंबर दैट? तो अभी हमारे लिए आसान हो गया ना कि खान साहब जिस तरीके से चलना चाहेंगे वो चलेंगे। ये कि 2, 4, 5 आगे पीछे हो सकती है, बाकी अपनी जगह। मैं अतर काज़मी को और शाह खावर को मैं सल्यूट करता हूँ, इनकी बात से एग्री करता हूँ। देखिए, नैब को बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? काफी सैल्यूट दे रहे हैं आप। नहीं, मैं इसलिए कि मुझे को भी सैल्यूट दिया आपने, परवेज़ इलाही को भी सैल्यूट दिया आपने। नहीं, देखिए अच्छी बातों को हमें करना चाहिए। ये परवेज़ इलाही वाला सैल्यूट मिला है आपको? नहीं, हमें ये बातें करनी चाहिए। वजह की ये है, अतर भाई और शाह खावर भाई, देखिए नैब के मैं समझता हूँ महकमे की जरूरत नहीं रही है। आप FIA को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी पुलिस को स्ट्रॉन्ग करें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग करें। नैब जरूरत क्यों पड़ी? आपने जरदारी को उस टाइम पे नवाज शरीफ ने जो जबान काटी गई सारी नैब की कैद में थे ना। देखिए ये क्यों बनाया गया? बदनीयती से उस टाइम पे नवाज शरीफ ने बनाया, और हर किसी ने फिर इसको इस्तेमाल किया। जिस चीज की बुनियाद इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड, जी हर हुकूमत ने किया। देखिए जब तक आप इस चीज को, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है? अदल। खुदा की से पहली सिफ्त अदल है। अगर आपके अंदर अदल नहीं है ना, तो वो कहते हैं कि कुफर वाला मुआशरा तो चल सकता है, अदल के बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। दुनिया चल रही है, काफिर हैं, वो बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। हम लोग मुसलमान होने के बावजूद
हम कलमगो हैं, हम दावेदार हैं, हम लोग मुनाफिक हैं असल में, क्योंकि हम लोग इन बातों पे बिलीव ही नहीं करते हैं कि अदल हो। अदल अगर होता तो ना आज नवाज शरीफ अपना अलग रो रहा होता, ना जरदारी रो रहा होता, ना खान साहब रो रहे होते। अगर अदल होता हर किसी को अपनी सजा मिलती, जब सजा मिलती किसी और में जुर्रत ना होती गड़बड़ करने। अच्छा, टेकिंग डिबेट बैक, एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी कि आप समझते हैं कि परवेज इलाही की शमूलियत से पीटीआई के अंदर जो ऑलरेडी बहुत से अंदरूनी इख्तिलाफात मौजूद हैं उनमें इजाफा नहीं होगा? देखें, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि परवेज इलाही साहब की जो बात जब बैठ के वो करते हैं ना, अगर यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 कैंप्स थे ना, तो वो कैंप्स नहीं रहेंगे। कैसे चलेंगे? परवेज इलाही जनरल बाजवा की तारीफ करते हैं, इमरान खान साहब जनरल बाजवा पे कितनी तनकीद करते हैं, चेयरमैन कुछ और कह रहा होगा, पार्टी सदर साथ बैठ के तनकीद की। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये तो खूबसूरती है ना कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पार्टी के अंदर जब कर रहे हैं कि जनरल बाजवा की तारीफ करने वाला बंदा आपकी पार्टी में मौजूद है, सदर के ओहदे पर मौजूद है। देखिए मैं मिसाल के तौर पे अगर बैठ के जुल्फकार अली भुट्टो की तारीफ शुरू कर दूं, हिना साहिबा हंस रही हैं। हिना तो हंसती है वो, लेकिन देखिए मैं जुल्फकार अली भुट्टो की मिसाल के तौर पे बैठ के तारीफ करूं, ठीक है ना, और पार्टी के अंदर कोई तारीफ ना करो, भाई मेरी अपनी ओपिनियन है, मुझे कन्विंस करो कि गलत है, मुझे कन्विंस कर दो कि गलत है। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान जनरल बाजवा पे तनकीद करेंगे, उसके उधर से बयान दाग देंगे। नहीं, देखिए वो जो बहस होगी ना वो ऑफ द कैमरा होगी, ऑन जब कैमरा के सामने आएंगे सब एक पेज पे होंगे। यही तो खूबसूरती मैं बता रहा हूं कि यस, देखिए जो डिफरेंस किसी और के साथ भी थे, उसके बाद जो सेम पेज का हाल हुआ, देखिए जो सेम पेज पे मिसाल के तौर पे नहीं रहता है, इख्तलाफात इस लेवल पे चले जाते हैं, वो शायद खाकान अब्बासी की तरह एयर करेंगे। अगर मेरे इख्तलाफ खुदा ना खासा हो तो मैं भी एयर करूंगा। पार्टी छोड़ दो यार, मतलब ये मत करो कि पार्टी के अंदर रह के चेयरमैन की मुखालफत करो। गो टू हिना साहिबा, काफी देर से आपकी तरफ में आना चाहती है। हिना साहिबा, ये जो बातें कर रहे हैं यावर अब्बास साहब, इसका जवाब आप डेफिनेटली देना चाहेंगी। प्लस नून लीग के लिए भी टफ टाइम की सिचुएशन तो पंजाब में क्रिएट हो गई है ना परवेज इलाही की शमूलियत से। गरीदा ये सेम पेज की बात कर रहे हैं, तो एक पेज मेरे पास भी है और वो शायद आपने भी देखा होगा कि वो जो नैब का नोटिस इमरान खान साहब को मिला और उसमें जो ये लिस्ट की गई हैं 4 से 5 रोलेक्स वॉचेस हैं, एक आईफोन है, ग्राफ का सेट है डायमंड का। तो अगर अदल और इंसाफ की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल यावर साहब से एग्री करती हूँ कि जो तोशा चोर है जिसने तोशा खाने में चोरियां की हैं उसका हिसाब भी इमरान खान साहब को देना पड़ेगा। और इस बात पे मैं नैब को एक्चुअली उनने ये क्वेश्चन किया, एक माफिया बॉस जो ऑफ लिमिट अपने आप को समझता है, आज नैब ने उनको ये नोटिस भेजा। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो क्राइम इमरान खान ने कमिट किए हैं, जो उन्होंने गिफ्ट स्टील किए हैं, जो इन्होंने तोहफे बाहर बेचे हैं और फिर अंडर इनवॉइस की है, उनको बेच के कम पेमेंट्स यहाँ की हैं और जो खुद इन्होंने एक पार्टी लॉ लेके आए थे उससे कम पेमेंट की है। तो इस पे इमरान खान साहब से हिसाब तो बनता है ना। उनके ऊपर ये उनको करप्शन करने पर ये जेल भी जाना चाहिए। और आपको पता है एक दूसरा केस भी इमरान खान पे टेरियन वाइट वाला चल रहा है जिसके तहत वो 62-63 पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इस केस पे वो जरूर कन्विक्ट भी होंगे। इसको तो ये हिसाब तो अगर बाकी लोगों का हिसाब हो सकता है तो इमरान खान साहब का भी हिसाब होना है। वैसे ही बातें कर रहे हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पीटीआई के लोग कहा करते थे कि फलां बंदा तो गिरफ्तार होगा और होने वाला है, और एग्जैक्टली वही होता था और उसको आप नैब नियाजी गठजोड़ का नाम देते थे। देखिए हमारे पे तो गरीदा इन लोगों ने पॉलिटिकली दिया जाए नहीं गरीदा हमारे पे तो इन्होंने पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया। साद रकीक के केस पे जो अदालत ने क्या बयान दिया, शाहिदा खान अब्बासी अभी तक अपनी पेशियां भुगत रहे हैं, मरियम बीबी हो गई, हमारे सारे लीडर्स ने अपनी पेशियां भुगती और वो सारी इनकी मीडिया ट्रायल थी और पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन थी। लेकिन इन पे जो ये तोशा खाना वाला पहला नोटिस मिला, ये रोलेक्स वॉचेस और ये ग्राफ सेट और अभी डायमंड वाली बातें भी आनी है, तो ये तो रियलिटी है ना। देखिए अगर आपने चोरी की है तोशा खाने से तो उसका हिसाब तो आप देंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आपने चोरियां की हैं और आप उसका हिसाब ना दें, या अगर आपने करप्शन की है तो आप उस पर जेल ना जाए, या अगर आपने अपनी मतलब बेटी को डिक्लेयर नहीं किया तो उस पर आप 62-63 के तहत ऑब्वियसली अब ये हमने तो नहीं किया, ये तो इनके खुद काम करने वाले हैं ना। तो ये चीजें तो देखें, अगर सबका हिसाब होना है तो सबका हिसाब बराबर होना चाहिए। ये नहीं होता कि आप
PMLN का हिसाब जो है वो फर्क करें और फिर इमरान खान साहब जो कि माफिया बॉस है उनका हिसाब ही ना हो, तो अदल और इंसाफ का सबसे पहले तकाजा ये है कि आप सबका इंसाफ सिमिलरली करें। तो इस पे मैं जरूर यावर साहब की और ये परवेज इलाही वाली शमूलियत का जो मेरा सवाल था उस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा। नून लीग को टफ टाइम पंजाब में। देखिए गरीदा, हमने अपनी पार्टी की जो है इलेक्शन की तैयारियां जो है वो बिल्कुल कर ली है। मरियम बीबी ग्राउंड पे भी एक्टिव हो रही हैं, हो गई हैं, बल्कि आपको पता है शी इज बिकम द चीफ ऑर्गेनाइजर। वो उन्होंने सारे विंग्स को भी रीएक्टिव किया है, उन्होंने अपनी तंजीमी कन्वेंशन भी स्टार्ट की हैं। तो हमने जो है अपनी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह साहब कह रहे हैं फिर आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? यानी कि आप समझती हैं कि परवेज इलाही की शमूलियत कोई टफ टाइम नहीं है? देखिए ये तो इलेक्शन नहीं, देखिए ये तो इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं। परवेज इलाही की शमूलियत से कोई इनकी गरीदा, इनकी अपनी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इनकी अपनी पार्टी में जो शाह महमूद कुरैशी वाला फैक्शन है, असद उमर वाला सेक्शन है, इनकी अपनी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अभी यावर बुखारी साहब ने कह दिया हम 40 टिकटें परवेज इलाही साहब को नहीं देंगे जो वो मांग रहे, क्योंकि अब वो जम हो गए। तो अभी तो देखना प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, अभी तो ये चीजें स्टार्ट अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी जो हुई है दूसरी तरफ से शुरू हुई है, दूसरी तरफ से पार्टी शुरू हुई है। अतर साहब, टेकिंग दिस डिबेट टू यू, परवेज इलाही की शमूलियत क्या पीटीआई के अपने लिए टफ टाइम होगा? इख्तलाफात बढ़ेंगे, शाह महमूद कुरैशी किसके अंडर काम करेंगे, या परवेज इलाही शाह महमूद के अंडर काम करेंगे, या फिर परवेज इलाही की शमूलियत नून को टफ टाइम दे सकती है? देखिए, एक तो यावर भाई ने ना सबको सलूट किया, हिना साहिबा को नहीं किया, तो उसका जवाब हिना साहिबा ने दे दिया। बड़ी सख्त बातें उन्होंने की हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो अब परवेज इलाही साहब के आने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इंतखाबी सियासत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त किसी सियासी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। परवेज इलाही साहब ना कोई बड़ा वोट बैंक लेके आ रहे हैं। मैं आपको यहां तक भी कह दूं, ऑल्दो कि परवेज इलाही साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं। जिला गुजरात में अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट परवेज इलाही साहब के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उनके लिए जिला जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो मुश्किल हालात होते हैं उसमें जो आपके साथ खड़ा होता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और ये खान साहब को भी इस चीज का इदराक है कि परवेज इलाही साहब कोई इनकलाबी लीडर नहीं है। उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, लेकिन गुज़िश्ता 4-5-6 महीनों में उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है, उनके खानदान पे प्रेशर पड़ा है, और इसमें मोनिस का भी बड़ा कलीदी किरदार है। वो भी अपने वालिद को कन्विंस करते रहे। तो मेरे ख्याल में ये एक इसका जो लॉजिकल एंड था वो यही था कि ये जो अब धड़ा है काफ लीग का, ये खान साहब के साथ मिल जाए। एक तो उनको पॉपुलर सपोर्ट मिलेगी, उनकी अपनी नशिस्तें मजबूत होंगी, और दूसरा पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी जो है ना डाइवर्सिटी आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। यानी कि अतर साहब आप ये समझ रहे हैं कि अगर परवेज इलाही का या मोनिस इलाही का या इस वाले साबिका मुस्लिम लीग काफ का कोई इलेक्टोरल वेटेज उतना नहीं है इन कंपैरिजन टू पीटीआई, तो फिर कोई बहुत बड़ी से भी नहीं होगी परवेज इलाही की। प्रेसिडेंट बेशक वो बन जाए, लेकिन कोई बहुत बड़ी से नहीं होगी पार्टी में उनकी। नहीं, फौरन उनकी कोई से नहीं होगी जी। पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी से ज्यादा होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे खान साहब की वजह से वो आ रहे हैं, और अगर खान साहब उनको जितनी से देंगे उतनी उनकी से होगी, और इसी वजह से वो पार्टी के अंदर आ रहे हैं, और यकीनन उन्होंने भी कुछ ना कुछ चीजें तो तय की होंगी। दूसरी बात ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है ना गरीदा मुल्क के अंदर, वो इशू ये है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने इंतखाबात करवाने 90 रोज के अंदर, तो वो जो इंतखाबात नहीं करवा रही हुकूमत, वो मेन इशू है कि उनको पता है कि अगर हम इलेक्शंस में जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और दूसरी चीज ये है कि हम सब कुछ आजकल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कल ही जो मिनी बजट पास हुआ, टैक्स अमेंडमेंट बिल, उसके नतीजे में कितनी ज्यादा महंगाई होगी वो एक आने वाले दिनों में अवाम दोबारा महसूस करेंगे। तो इंतखाबात में अगर कोई जो किसी चीज से फर्क पड़ेगा वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है जो पूरी कौम के सामने, उसको सामने रख के लोग वोट देंगे। बाकी किसी की शमूलियत से कोई इंतखाबी सियासत पे बड़ा फर्क नहीं। चलिए, ये पॉइंट आपने रेस कर दिया। शाह खावर साहब, यही पॉइंट लेके आपकी तरफ आऊंगी। प्रेसिडेंट कितने मजाज हैं इलेक्शन का तारीख देने के हवाले से, और क्या जो गवर्नमेंट कह रही है कि प्रेसिडेंट ने ये गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है तो इम्पीचमेंट हो सकती है क्या प्रेसिडेंट की? शाह खावर साहब, योर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट का जो इख्तियार है वो तो आर्टिकल 58 जो है उसके तहत जब प्राइम मिनिस्टर असेंबली कौमी असेंबली तहलील करेंगे, उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी तो उसकी तारीख देना जो वो प्रेसिडेंट की बिल्कुल उसमें आता है नेशनल असेंबली के। लेकिन जहां तक सूबाई असेंबली का ताल्लुक है तो सूबाई असेंबलियां उस सूरत में कि जब वो
आर्टिकल 105(3) के तहत वज़ीर आला की एडवाइस पर तहलील हुई हो, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब होना है, लेकिन उसकी तारीख का ऐलान जो है वो आइन के तहत गवर्नर ने करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये आर्टिकल 57 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत जो सदर मुमलिकत ने जो एक तारीख मुकर्रर की है, मेरी दानिश में वो ये एक एलियन कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि अगर आप सेक्शन 57 की अगर आप उसकी वर्डिंग देखें तो उसमें वो लिखा है कि सदर मुमलिकत जो जनरल इलेक्शन या इलेक्शन जो होने हैं उनकी तारीख मुकर्रर करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से। तो ये जनरल इलेक्शन जो कि जैसे कि एक रूटीन में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मियाद खत्म होने वाली है और उसके जो है वो उसके नए इलेक्शंस के लिए जो तारीख का ऐलान है वो तो बिल्कुल सदर मुमलिकत कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल पेश नजर है, जो अभी उन्होंने तारीख मुकर्रर की है वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की है, जो कि आर्टिकल 105 की भी प्राइमा फेशिया सरीहन खिलाफ वर्जी है और वो ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकते। आपने मेरे सवाल के आधे हिस्से का जवाब दे दिया, बाकी आधे हिस्से का जवाब रहता है वो सर ब्रेक के बाद आपसे लूंगी कि क्या अगर ये एलियन कंसेप्ट है या आइन के खिलाफ एक काम हुआ है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो क्या उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है या कोई कार्रवाई हो सकती है? इस पे सवाल का जवाब लेते हैं शाह खावर साहब से और बाकी गेस्ट भी मौजूद हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाह खावर साहब, मेरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का जवाब कि क्या इस सारी चीजों के बाद प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है? देखिए, प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोविजन तो मौजूद है आइन में और उसका तरीकाकार ये है कि किसी भी हाउस के या वो नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, उसके जो आधे मेंबरान हैं, पूरे मेंबरान का 50%, वो अगर एक मूव पेश करें और उसमें इल्जामात लगाएं सदर मुमलिकत के ऊपर कि उनको किस बुनियाद पर मुआवजा किया जा सकता है, तो वो एक रिक्विजिशन करते हैं। फिर उसके बाद बाकायदा जो है वो इजलास बुलाया जाता है और उसमें सदर मुमलिकत जो है उसको उनको दिफा का मौका भी दिया जाता है। फाइनली जब उसकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए तो फिर उसकी जो है जॉइंट हाउस का सेशन बुलाया जाता है, सेनेट और कौमी असेंबली का। सर ये सॉरी टू कट यू इन, ये इलेक्शन की डेट देने के मामले पे प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट हो सकती है? देखिए, इम्पीचमेंट तो किसी भी इल्जाम पे हो सकती है कि अगर कोई सदर मुमलिकत को ऐसा काम करे जो कि आइन और कानून और उसके मनसब के जो है वो मुताबिक रखे, तो वो एक ग्राउंड हो सकती है। ठीक है, ठीक। शाह खावर साहब, यावर साहब कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं। शाह खावर साहब जवाब मुकम्मल करें। जी शाह खावर साहब का स्काइप डाउन है, आप सवाल कर लें। यावर साहब अच्छा, वो वापस आ गए, सुन रहे हैं वो कम से कम। अच्छा शाह खावर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा शाह खावर साहब, आपने कहा कि ये लॉ से एलियन है जो प्रेसिडेंट ने किया है। आप मुझे बताएं कि अगर एक एलियन सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं, गवर्नर साइन करे ना करे बाय लॉ 48 घंटे बाद वो डिसॉल्व हो गई, और फिर इलेक्शन कमीशन ने एक कदम उठाया जिसके ऊपर गवर्नर ने अभी तक साइन नहीं किया है लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट डाल दी। आप मुझे बताएं कि इस एलियन सिचुएशन में आपका अगला स्टेप क्या होगा? प्रेसिडेंट को एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये कदम उठाना नहीं चाहिए था कि जहां पे एक अजीब सी सिचुएशन बन गई और मुल्क कंफ्यूजन की हालत में है और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है? यावर साहब कह रहे हैं कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड कौन करेगा? शाह खावर साहब जी मैम, देखिए बात ये है, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, आर्टिकल 105 जो कहता है कि जब प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होगी, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर चाहे गवर्नर उसको करे ना करे 48 आवर्स में डिसॉल्व हो जाएगी। जी जी। उसके बाद जो उसकी इलेक्शन की जो है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना लाजिम है जी। और उस 90 दिन के अंदर अंदर एक तारीख मुकर्रर करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने उस तारीख जो गवर्नर देंगे उसके मुताबिक सर सवाल ये है कि गवर्नर भी नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन भी तारीख नहीं दे रहा और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। ऐसी सूरत में जो सदर मुमलिकत के जो इख्तियारात आइन में दिए गए हैं उनका ये इख्तियार कतन नहीं है कि अगर गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो वो फिर ऑटोमेटिक
अच्छा ठीक है, शाखावर साहब बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, बट उनका स्काइप बार बार डाउन हो रहा है। Practically- अतर साहब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्विकली इस पे लेना चाहूंगी, देन आई विल गो टू हिना साहिबा। अतर साहब, क्या आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट हो सकती है इलेक्शन की डेट देने पे? देखिए, पहले तो इंपीचमेंट अगर किसी की होनी बनती है तो वो उनकी बनती है जो इलेक्शन करवा नहीं रहे। आइन में जो वाजे तौर पे लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शंस करवाने, उनका हमने क्या किया जो इससे इनकारी हैं। बाकी अगर इलेक्शन, अगर सदर साहब ने कोई ऐसी बात की है जो आइन के मुनाफी है तो उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज है, ना ही इंपीचमेंट होगी। मेन इशू ये है कि जिन्होंने तारीख देनी है वो क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, जिन्होंने तारीख देनी है वो इसलिए तारीख नहीं दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट। वो भी जी शाखावर साहब, उसकी वजह ये है कि इस वक्त अददी तादाद जो है 2/3 नहीं है, दोनों नहीं हाउसेज है। में पार्लियामेंट के मेंबर्स की नहीं है, जी तो बिल्कुल, इसलिए नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही इसलिए इलेक्शन नहीं करवा पा रहा। गरीदा, मैं तो पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि सदर ने अपनी आईनी हदूद से तजावज़ किया है, और देखिए ना, उनको इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट नहीं करना चाहिए, ना ही उनको फैसला करना चाहिए कि ये मैं डेट दे रहा हूँ। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको डेट देनी चाहिए। और अभी तो 90 दिन हुए भी नहीं ना, इनको किसने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, कि इतना रेस्टलेसनेस क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन इवन स्टिल दैट सदर साहब को, वो कहते हैं ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर रहना चाहिए। हमने अपनी मतलब अगर इनका एक ओहदा है तो वो पाकिस्तान के सदर एक्ट करें, सिर्फ पीटीआई के नुमाइंदे या पीटीआई के स्पोक्स पर्सन एक्ट ना करें। तो इसलिए मैं तो पर्सनली ये समझती हूँ कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते, ना ही आप इस तरह डेट दे सकते हो। जब इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम है डेट देना, तो लेट्स वेट फॉर देम कि वो डेट दें। तो इसको चाहे व्हाटएवर द नॉर्मल सिचुएशन इज, इलेक्शन सदर साहब को डेट देनी चाहिए, ना ये उनकी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज से बाहर निकल के बात है। सो आई पर्सनली थिंक दैट ही शुडंट हैव डन इट, और ही शुड एक्ट एज द सदर ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज पीटीआई। जी शाखावर साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं जरा दुरुस्ती कर दूं कि इलेक्शन का जो ऐलान है सूबाई असेंबलियों का, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। वो आइन में लिखा हुआ है कि वो गवर्नर ने डेट देनी है, और वो जो गवर्नर डेट देंगे, इलेक्शन कमीशन बाउंड है फिर उसके मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना और इलेक्शन का इनेकाद कराना। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका। हिना परवेज भट्ट साहिबा, अतर काज़मी साहब एंड सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, ये था आज का प्रोग्राम। बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प और बड़ी लर्नड किस्म की डिबेट रही। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।